मॉर्निंग दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी कॉइन लर्निंग पर। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बिजनेस स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक कवर अप किए थे। बच्चों, चैप्टर नंबर 6 हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम उनको कंप्लीट करते हैं, जिससे कि जल्द से जल्द न्यूमेरिकल टॉपिक्स पर पहुंचा जा सके। अच्छा सर, तो सर चैप्टर नंबर 7 क्या है? बच्चों, चैप्टर नंबर 7 है हमारा क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। सर ये क्या होता है बताइए। देखो बच्चों, जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे, तब उसमें हम लोगों ने स्टैटिक्स के फीचर में पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हाँ सर, पढ़ा तो था। सर ये क्या होता है? बच्चों, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डेटा। और बहुत सारा डेटा जब आप एक जगह रखते हो तो वो डेटा समझने लायक नहीं होता, खिचड़ी सा बन जाता है। तो क्या करोगे? सबसे पहले अपने इन्वेस्टिगेशन से पहले आप उस डेटा को वेल ऑर्गेनाइज करते हो। तो ऑर्गेनाइज डेटा को कैसे करते हैं? बच्चों, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के दो तरीके हैं, और ये दोनों ही तरीके हमको फॉलो करने होंगे। कैसे सर? सबसे पहले तो हम लोग करेंगे डेटा को क्लासिफाई। इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। फिर हम लोग करेंगे टेबुलेशन। इसको हिंदी में कहते हैं सारणीयन। अच्छा सर। बच्चों, जब तक आप डेटा को क्लासिफाई नहीं करोगे तब तक आप उसको टेबुलेशन नहीं कर पाओगे। यानी ये क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए बच्चों देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। Classification means the arrangement and systemization of data into different classes, and these classes are determined on the basis of nature, objectives, scope of inquiry. वर्गीकरण का मतलब होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी डेटा को इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार और उसके एरिया या स्कोप के अनुसार अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हो। फिर से समझो क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले क्या, आपके इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है। इन सब बातों को सामने रखकर आप बहुत सारे डेटा को कुछ पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देते हो। आपका यही डिवाइडेशन, डेटा का यही डिवाइडेशन क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। हाँ समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। देखो क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे स्टूडेंट ऑफ अ डिग्री कॉलेज मे बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ सेक्स। मेल है कि फीमेल, उसकी एज क्या है, हाइट, रिलीजन। तो एज का क्या मतलब है? बच्चों, हमने किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स पर कोई स्टडी की, कोई इन्वेस्टिगेशन किया, तो ऐसा करते हैं कि 17 ईयर्स से नीचे वाले बच्चों को एक किनारे कर देते हैं और 70 से 20 ईयर वाले बच्चों को एक किनारे कर देते हैं और 20 से एबव वाले बच्चे उनको अलग रख लेते हैं। जब आपने इस एज ग्रुप के अनुसार बच्चों का स्टूडेंट्स का डिवाइडेशन कर दिया, यही क्या हो गया आपका क्लासिफिकेशन। आपने मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स को अलग अलग कर दिया, उनके डाटा को एनालाइज किया। या आपने रिलीजन
के अनुसार अलग अलग डिवाइड कर दिया, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं। तो ये सारा डिवाइडेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ क्लासेस में तो डेटा को डिवाइड करते हैं, उसके बाद हर क्लासेस को कुछ सब क्लासेस में भी डिवाइड करते हैं। अभी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट देखो, द फैक्ट इज दैट द प्रोसेस ऑफ टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालाइज कैन नॉट बी इवन बी स्टार्टेड विदाउट क्लासिफिकेशन। जब तक आप लोग बच्चों डेटा का क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, तब तक आप टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे। सर, टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन क्या होता है? बच्चों, डेटा को जब आप एक सारणी के रूप में, एक टेबल के फॉर्म में प्रदर्शित करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मेल, फीमेल, जब डेटा को आप इस टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। बिना क्लासिफाई किए डेटा को टेबुलेशन और डेटा का टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन आप नहीं कर पाओगे। सर, हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे क्लासिफिकेशन के? ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज और फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और बच्चों, हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी देखेंगे। देखो हमने क्या किया है बच्चों, सैलरीज को डिवाइड कर दिया, और ये सैलरी हमारी क्या है? पर मंथ की। एक कंपनी में मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, 20,000 रुपए तक जिन वर्कर्स की सैलरी है वो कितने हैं? देखो, एम्प्लॉइज मान लो 200 लोग हैं। फिर ऐसे कितने लोग हैं जो 20,000 से ज्यादा और 50,000 से कम कमाते हैं? मान लो 100 लोग हैं। सर, ऐसे कितने लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा पर 70,000 से कम कमाते हैं? देखो बच्चों, ऐसे ज्यादा से ज्यादा 20 लोग होंगे। सर, ऐसे कितने लोग हैं जो 70,000 से ज्यादा कमाते हैं? बच्चों, बड़ी कंपनी है तो मान लो 10 लोग। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक कंपनी में कितने तक वर्कर्स हो सकते हैं? सर, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो क्या वर्कर्स को हम लोग ज्यादा पेमेंट करते हैं? नहीं। तो देखो, 20,000 तक की सैलरी वाले कौन होंगे? वर्कर्स ही होंगे। अब उनसे ऊपर आ जाओ, कुछ हमारे ऐसे पर्सन हैं जो इन वर्कर्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, इनसे काम कराते हैं, हमारे इंजीनियर्स। इनकी सैलरी कहां तक होगी? यहां तक, 20,000 से 50,000 तक। मैंने क्या किया है, मेरे पास एक कंपनी की सैलरी का डेटा पड़ा हुआ था, फिर मैंने उसको सैलरी वाइज डिवाइड कर दिया कि 20,000 तक जिन लोगों की सैलरी है वो कितने लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं, 20,000 से ज्यादा, 50,000 से कम कितने ऐसे लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है और 70,000 से कम है। यानी सीईओ जो किसी कंपनी को चलाते हैं। सर, और सर 70,000 से ज्यादा कौन कमाता है? बच्चों, ये तो कंपनी के मालिक हो सकते हैं या और टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं। अच्छा सर, तो मैंने क्या किया है, एबीसी लिमिटेड का डाटा क्लासिफाई किया है। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू समराइज एंड सिंप्लीफाई द कलेक्टेड डाटा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू समराइज एंड सिंप्लीफाई। हमारे क्लासिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटा को समराइज करना और क्लासिफाई करना।
the statistical material so that the same may be easily be understandable, जिससे कि आपको क्या हो, बहुत आसानी से आप लोग समझ सको। अब मैं आपसे कहूं, बताओ जरा कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। देखो बच्चों 330 लोग काम करते हैं। अब आपसे कहें कि कंपनी हर महीने 10 लाख रुपए सैलरी बांट देती है, तो आप कहोगे अच्छा 10 लाख रुपए, क्या इस डाटा से और इस डाटा से आप किसी डिसीजन पे पहुंचे? नहीं पहुंचे। अब मैं आपसे कहूं कि कंपनी में काम करने वाले 20,000 से कम सैलरी वाले लोग 200 हैं, 50,000 से कम पर 20,000 से ज्यादा वाले 100 हैं, 70,000 से कम 50,000 से ज्यादा वाले 20 हैं, और ऐसे लोग जिनकी सैलरी 70,000 रुपए से ज्यादा है वो लोग सिर्फ 10 हैं। तब आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। तो क्या हुआ, आपने एक डेटा को सिंप्लीफाई कर दिया और समराइज कर दिया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, टू ब्रिंग आउट पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। क्लासिफिकेशन से आप एक चीज समझ सकते हो कि हमारे डेटा में सिमिलरिटीज क्या है, समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं। देखो, डेटा ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन वन क्लास, फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल्स, लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स, अशिक्षित और शिक्षित, मैरिड एंड अनमैरिड। कैसे सर? देखो बच्चों, मैं आपसे कहूं कि हमारे पास जो डेटा है वो मेल फीमेल्स का डेटा है, ठीक है सर। कितने मेल्स हैं? मान लो भारत सरकार के आंकड़े में 100 करोड़ की आबादी है। करोड़, सर। अब बताओ, इसमें से 90 करोड़ गर्ल्स हैं और इसमें से 59 करोड़ गर्ल्स हैं और 49 करोड़ बॉयज हैं। तो क्या इसमें से 59 या 51% गर्ल्स हैं और 49% मेल्स हैं? तब क्या सही है? अब मैं आपसे कहूं इस डाटा को थोड़ा सा और सिमिलर करो। कैसे? देखो, इसको हम कैसे समराइज करेंगे। पता करो कि जो बच्चे हैं 0 से 10 साल तक, उसमें कितने लोग मेल हैं और कितने लोग फीमेल हैं। कितने बच्चे मेल हैं और कितने बच्चे फीमेल हैं। मान लो 10 करोड़, मान लो 9 करोड़। अब पता करो उसमें 10 से 17 साल के कितने बच्चे मेल हैं। ये भी मान लो 15 करोड़, ये मान लो 12 करोड़। अब 17 से 20 साल के बच्चे कितने मेल हैं? कितने मेल हैं? 9 करोड़, 10 करोड़। मतलब आपने क्या किया, इस डाटा को और क्लासिफाई कर दिया। और कैसे क्लासिफाई कर दिया? सिमिलरिटीज। देखो बच्चों, ये 0 से 20 साल तक जो भी मेल्स हैं वो आपके सामने हैं कि नहीं, और जो फीमेल्स हैं वो भी आपके सामने हैं कि नहीं। यानी ये सारा एज ग्रुप में मैंने मेल और फीमेल्स को डिवाइड कर दिया। आप पीछे वाले एग्जांपल में भी देख लो, जितनों की सैलरी 20,000 से कम थी ना, उनको क्या किया, एक तरफ कर दिया। और जिनकी सैलरी 20,000 से 50,000 के बीच में थी
उनको एक तरफ कर दिया, यानी जो 20,000 के नीचे थे वो सारे लगभग सिमिलर थे। हाँ, समझ में आई? हाँ सर। तो क्या करता है, सबसे पहले तो समराइज करता है और सिंप्लीफाई करता है, मतलब सारांशीकृत करता है और सिंपल बनाता है। फिर सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को भी निकालता है। क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब दूसरा देखो, टू मेक फैक्ट कंपेरेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इनेबल्स वन टू मेक कंपैरिजन। बच्चों, जो डेटा का क्लासिफिकेशन है वो दो या दो से ज्यादा क्लासिफिकेशन करने पर हमको डेटा को कंपेयर करना है। कैसे? मान लो बीएसपीजी कॉलेज, डीएनडी कॉलेज और एमएमवाई कॉलेज, ये 3 कॉलेज हैं। तो बताओ इसमें फर्स्ट ईयर के बच्चों की संख्या कितनी है? देखो, बीएसपीजी कॉलेज में यहाँ पर 450 स्टूडेंट थे, यहाँ पर 550 स्टूडेंट हैं और यहाँ पर 500 स्टूडेंट हैं। डीएनडी में फर्स्ट ईयर में 325 हैं, यहाँ पर 425 हैं, यहाँ पर 505 हैं। एमएमवाई में 510 हैं, यहाँ पर 430 हैं और यहाँ पर 510 हैं। मेरे बच्चों, अब बताओ इसमें से किस कॉलेज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं? देखो, बताओ जरा, कंपेयर कर सकते हो ना, टोटल करके देखो। फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट किसके पास हैं? एमएमवाई कॉलेज के पास। फिर सेकेंड ईयर में किसके पास हैं? बीएसपीजी कॉलेज के पास। और फिर थर्ड ईयर में किसके पास हैं? एमएमवाई कॉलेज के पास। मतलब क्या किया आपने, जब डेटा को क्लासिफाई किया और उसको एक टेबल में रखा, तब आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ सेकेंड ईयर में बच्चे ज्यादा हैं और यहाँ पर फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में ज्यादा हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो क्या कर सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव को कंपेयर कर सकते हो। और देखो नेक्स्ट देखो बच्चों, टू मेक लॉजिकल अरेंजमेंट। बच्चों, क्लासिफिकेशन में हम लोग जो भी अरेंजमेंट करते हैं, जो भी क्लासिफाई करते हैं डेटा को, वो कुछ ना कुछ लॉजिक के ऊपर बेस होता है। कुछ ना कुछ लॉजिक तो होना ही चाहिए। हम जब एज की बात करेंगे तो एज वाइज डिवाइड करेंगे, जब सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी वाइज डिवाइड करेंगे। यानी डेटा को क्लासिफाई करने का कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। क्लासिफिकेशन इज कंसीडर्ड अ लॉजिकल अरेंजमेंट टू कीप डेटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जैसे हमने एज के हिसाब से बांट दिया डेटा को, तो देखो सारे डेटा को एक एज के हिसाब से बांटा है ना। फिर मैंने क्लास के हिसाब से बांट दिया, जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर। और जो मैंने देखो पुराने एग्जांपल में यहाँ पर कॉलेज के ही नाम तो लिखे, यहाँ पर किसी कंपनी का नाम तो नहीं डाला। यानी जो भी क्लासिफिकेशन किया वो एक लॉजिक के ऊपर किया। इससे पहले का एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया है, मेल्स और फीमेल्स को क्लासिफाई किया है। फिर अपने डेटा को यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए क्लासिफाई किया है। यानी जो भी क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो किसी ना किसी लॉजिक पर होगा। अच्छा सर, और सर क्या है बच्चों? और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर टेबुलेशन। बच्चों, क्लासिफिकेशन के बिना टेबुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? देखो, आपने टेबल पे कुछ पार्ट बनाए, जैसे देखो 1 2 3, फिर आप यहां पर भी कुछ लिखोगे, फिर आप यहां पर भी कुछ लिखोगे। बच्चों, जब डेटा को आप क्लासिफाई ही नहीं करोगे तो कैसे उसको टेबल में फिल करोगे? बिना क्लासिफिकेशन के टेबुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। देखो, क्लासिफिकेशन
prepares the basis for tabulation. In fact, tabulation is the basis of statistical analysis and classification is basis for tabulation. बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। अगर आप स्टैटिक्स में कोई एनालिसिस करते हैं, अगर आप स्टैटिक्स में कोई एनालिसिस करते हैं तो उसका बेस क्या होगा? टेबुलेशन। जब आप डेटा को एक टेबल में फिल करते हो तो उसको पढ़ना इजी हो जाता है और डेटा को आसानी से समराइज किया जा सकता है। पर डेटा को तब तक आप टेबुलेशन नहीं कर पाएंगे जब तक उसका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। आपने ये टेबल बनाई पर इसमें कुछ ना कुछ तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेल लिखोगे, यहाँ पे फीमेल लिखोगे, बोलो पहले किया था। फिर यहाँ पर एज, या तो एज लिखोगे। मान लो मैं आपसे कहूं मेल फीमेल बताओ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में कौन है, कितने हैं, सेकेंड ईयर में बताओ, थर्ड ईयर में बताओ। यानी डेटा को जो आप क्लासिफाई करोगे तभी आप टेबुलेशन कर पाओगे। कुछ बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। तो बच्चों ये था हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है? हाँ सर, चलो आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।